Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video and this channel. Myself, Dr. K.C. Soni, Associate Professor in Zoology at Government Loya Postgraduate College, Churu, affiliated to Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. In today's lecture series of cell biology, I will deliver my talk on structure, composition and functions of nucleus. आज की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर और इसके द्वारा संपादित कार्यों पे मैं आपसे चर्चा करूंगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस. अब इस व्याख्यान को मैं 3 पार्ट में जैसे समेटूंगा. पहला जो मेन पार्ट है इसका स्ट्रक्चर, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है. सेकंड जो पार्ट है इसका केमिकल कंपोजिशन, ये पोर्शन भी बीच बीच में आता रहेगा, इसको अलग से सेपरेट मैं नहीं करूँगा. और फंक्शन है वो भी कंपाइल करते हुए ये व्याख्यान मैं कंप्लीट करना चाहूँगा. लेकिन इससे पहले कुछ सामान्य जानकारियाँ है न्यूक्लियस से रिलेटेड. जैसे न्यूक्लियस की जो स्टडी है ये कैरियोलॉजी कहलाती है. स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोलॉजी. क्योंकि हर सेल में केंद्र की स्ट्रक्चर अलग अलग होती है, उसका कंपोजिशन अलग अलग होता है, उसके प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है. हेल्दी सेल है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है, डिफरेंशिएटेड सेल्स है, कैंसर की सेल है. तो हर सेल में केंद्र की जो प्रॉपर्टीज़, सरफेस प्रॉपर्टीज़ है, उसकी इनर प्रॉपर्टीज़ है, वो अलग अलग देखने को मिलेगी. तो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोलॉजी. अभी इसमें कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी है. जैसे सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. इसके बाद में एक साइंटिस्ट और थे, वाल्डेयर. वाल्डेयर ने क्या किया कि इन्होंने बताया कि केंद्र के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. ही ऑब्जर्व्ड दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट विद इन ए न्यूक्लियस. इसके बाद में फ्रेडरिक मीशर साइंटिस्ट थे. फ्रेडरिक मीशर इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है यानी न्यूक्लिक एसिड्स वो प्रेजेंट होता है. लेकिन न्यूक्लिक एसिड शब्द इन्होंने प्रपोज नहीं किया और न्यूक्लिक एसिड्स के लिए इन्होंने न्यूक्लिन शब्द का प्रतिपादन किया. तो फ्रेडरिक मीशर प्रपोज द टर्म न्यूक्लिन फॉर द जेनेटिक मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस. तो ये 3 मेन साइंटिस्ट हैं, केंद्रक से रिलेटेड हैं. इसके अलावा इसकी जो प्रेजेंस जो है, अकरेंस मान लो, प्रेजेंस मान लो, तो जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर केंद्रक नहीं होता है. क्योंकि जब इवोल्यूशन हुआ सेल्स का तो सबसे पहली जो कोशिका बनी वो प्रोकैरियोटिक सेल्स थी. और प्रोकैरियोट का अर्थ होता है इंसिपिएंट न्यूक्लियस, प्रोमिन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस. और जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे माइकोप्लाज्मा हो, चाहे ब्लू ग्रीन एल्गी हो, उनके अंदर केंद्रक एब्सेंट होता है. लेकिन जेनेटिक मटेरियल उसमें प्रेजेंट होता है. बैक्टीरिया में एक मेन क्रोमोसोम्स होता है, उसके अलावा सैकड़ों की संख्या उसमें छोटे छोटे मिनी क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको प्लाज्मिड के नाम से जाना जाता है. अब प्रोकैरियोट में जहाँ पर ये मुख्य गुणसूत्र जो होता है, मेन क्रोमोसोम्स होता है, उस भाग को न्यूक्लियोइड या जीनोफोर के नाम से जाना जाता है. तो प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस की जो पोजीशन है, लोकेशंस हैं, उसको न्यूक्लियोइड या जीनोफोर के नाम से डेजिग्नेट किया जाता है. लेकिन यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसके अंदर केंद्रक प्रेजेंट होता है. इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखें कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट न्यूक्लियस इज एब्सेंट, बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. अब क्वेश्चन है कि एक कोशिका में केंद्रक की संख्या कितनी हो सकती है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस. इसके बारे में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं. कुछ सेल ऐसी होती है जिसमें न्यूक्लियस टोटली एब्सेंट होता है,
जैसे मान लीजिए अपने ह्यूमन के अंदर आरबीसी है, जैसे आरबीसी में विभेदन से पहले तो न्यूक्लियस है, लेकिन डिफ्रेंशिएशन के बाद में इसमें न्यूक्लियस विलुप्त हो जाता है। तो जिन कोशिकाओं में केंद्रक एब्सेंट होता है उसको एन्यूक्लिएट सेल्स के नाम से जाना जाता है, अकेंद्र की कोशिकाएं। कुछ कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है, इनको मोनोन्यूक्लिएट सेल के नाम से जाना जाएगा। कुछ कोशिकाओं में दो केंद्रक पाए जाते हैं, इनको बाइन्यूक्लिएट सेल्स के नाम से जाना जाएगा। जैसे पैरामीशियम के अंदर दो केंद्रक हैं, एक मेगा न्यूक्लियस होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। मेगा न्यूक्लियस होता है वो उसको सोमेटिक न्यूक्लियस भी बोलते हैं, और माइक्रो न्यूक्लियस होता है उसको जर्मिनल न्यूक्लियस भी बोलते हैं। और कई बार एक कोशिका में केंद्रक की संख्या सैकड़ों की संख्या में हो सकती है, हजारों की संख्या में हो सकती है। तो जब क्रोमोसोम की संख्या इस केंद्र की संख्या 2 या 2 से ज़्यादा हो, उस केस में यह अवस्था जो होती है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस कहलाती है। अब ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस एनिमल सेल्स में भी देखने को मिलेगी, प्लांट सेल्स में भी देखने को मिलेगी। कई पादप कोशिकाएं हैं जो जिसके अंदर सैकड़ों की संख्या में केंद्रक प्रेजेंट हैं। इसी तरह प्राणी कोशिकाएं भी हैं, उसमें भी सैकड़ों की संख्या में केंद्रक प्रेजेंट है, लेकिन इनके लिए अलग अलग टेक्निकल टर्म जो है वो प्रपोज किया जाता है। मान लीजिए यदि प्लांट सेल मल्टी न्यूक्लिएट है तो इसके लिए शब्द यूज किया जाता है सिनोसाइट। ए प्लांट सेल इज मल्टी न्यूक्लिएट, देन इट इज रिफर्ड एज सिनोसाइट और सिनोसिटिक सेल। इसी तरह यदि एनिमल सेल्स मल्टी न्यूक्लिएट हो तो उसके लिए शब्द यूज में किया जाता है सिंसिशियल। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिनोसिटिक सेल जो होती है ये पादप कोशिकाएं होती है, प्लांट सेल्स होती है, और इसमें केंद्र की संख्या काफ़ी बहुत ज़्यादा होती है। और एनिमल सेल में जब केंद्र की संख्या बहुत ज़्यादा हो तो ये अवस्था सिंसिशियल सेल कहलाती है। जैसे एस्केरिस है, जैसे एस्केरिस में क्या होता है कि सेल्स का फ्यूजन देखने को मिलता है, और जब सैकड़ों सेल्स का फ्यूजन होता है उनके बीच की प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिजोल्व हो जाती है, लेकिन केंद्र को उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो एस्केरिस की सेल्स में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशंस जो होती है वो पाई जाती है। तो ये संख्या के बारे में कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं। इसके बाद में इसकी आकृति कैसी होती है, शेप ऑफ न्यूक्लियस। अब सर्वे करें यदि अलग अलग सेल्स का तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं। अलग अलग कोशिकाओं में केंद्र की आकृति है वो अलग अलग है। जैसे पैरामीशियम में जो मेगा न्यूक्लियस है, पैरामीशियम में दो केंद्रक होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। तो मेगा न्यूक्लियस जो होती है इसमें केंद्रक की जो आकृति है वो किडनी के आकार की या सेम के बीज के समान होती है, इट इज बीन शेप। इसी तरह अपनी बॉडी में जो WBC है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसमें जो न्यूक्लियस होता है ये कई पिंडों का बना होता है, बाइलोब्ड भी होता है, मल्टीलोब्ड भी होता है, और दो लोब को बीच में जोड़ने वाला जो जॉइंट होता है, कनेक्शन होता है, उसको इस्थमस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा केंद्रक जो है वो स्फेरिकल भी हो सकता है, केंद्रक अंडाकार भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा सेल कैसी है। जैसे स्पर्म की स्ट्रक्चर आप यदि देखो है, अब अलग अलग स्पीशीज़ के स्पर्म है, ह्यूमन का स्पर्म है, रैट का स्पर्म है, एम्फीबियंस का स्पर्म है, बर्ड्स के स्पर्म है। हर शुक्राणु की आकार और आकृति है वो अलग अलग होती है, और स्पर्म के हेड की जो आकृति होती है वो केंद्र की आकृति पे डिपेंड करती है। तो शुक्राणु का सर्वे करें तो अपन देखेंगे स्पर्म के अंदर केंद्रक अंडाकार भी है, दीर्घवृत्ताकार भी है, तर्कुरूपी भी है, भाले के आकार का भी है, स्मीटर शेप भी है, स्पिंडल शेप भी है। तो केंद्र की जो आकृति है ये अलग अलग होती है, और केंद्र की आकृति का फंक्शन से कोई रिलेशन नहीं है वैसे, लेकिन सेल की जो शेप होती है उसके अकॉर्डिंग इसकी आकृति जो होती है वो होती है। और विशेषकर शुक्राणु में तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, स्पर्म की जो हेड की जो शेप और साइज है वो केंद्र की शेप और साइज पे डिपेंड करती है। जिस तरह का केंद्रक की आकृति होगी उसी तरह की शुक्राणु की आकृति होगी।
हाँ, इसके बाद में साइज के बारे में। हाँ, अब जो कोशिकाएं निष्क्रिय होती है, इनएक्टिव होती है, उसमें न्यूक्लियस जनरली छोटा होता है। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में न्यूक्लियस की साइज अलग होती है, डिफरेंशिएटेड सेल्स में अलग होती है, एम्ब्रियोनिक सेल्स में अलग होती है। यदि किसी सेल में कैंसर डेवलप हो जाए तो उसमें भी न्यूक्लियस की साइज है वो चेंज होती है। लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के नाम से जाना जाता है, और ये फॉर्मूला होता है NP यानी न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स बराबर VN यानी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन VC माइनस VN। यहाँ पर VN वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, VC वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये एक जनरल फॉर्मूला होता है NP बराबर VN अपॉन VC माइनस VN। और एक जो विभेदित कोशिका होती है, डिफरेंशिएटेड सेल्स होती है, उसके अंदर ये रेशियो हमेशा 0.7 देखने को मिलेगा। इन ए डिफरेंशिएटेड सेल द रेशियो ऑफ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज 0.7। और ये रेशियो जब भी डिस्टर्ब हो जाएगा, हो सकता है रेशियो 0.7 से 0.5 हो जाए, हो सकता है 0.7 से ये 0.9 हो जाए। इस केस में क्या होगा, सेल की जो डिवीजन प्रॉपर्टीज है वो डिस्टर्ब हो जाती है। हो सकता है सेल बहुत तेजी से डिवाइड होने लग जाए, हो सकता है सेल का डिवीजन स्लो हो जाए। अब यदि सेल तेजी से डिवाइड हो रही है, इसके कई मीनिंग हो सकते हैं। हो सकता है ये सेल वापस डी डिफरेंशिएशन द्वारा अविभेदित होने जा रही हो सकता है इस कोशिका में कैंसर की प्रॉपर्टीज डेवलप हो रही हो। तो जनरली देखा गया कि जो सेल अविभेदित होती है, जो सेल एम्ब्रियोनिक नेचर की होती है, जो सेल टोटिपोटेंट प्रकार की होती है, जिन कोशिकाओं में कैंसर डेवलप हो रहा है, उनके केंद्र का आकार बड़ा हो जाता है। और सेल यदि धीरे डिवाइड हो रही है तो ये फायदे का सौदा है। इसमें आदमी की लाइफ है वो बढ़ती है, क्योंकि हर सेल कितनी बार डिवाइड होगी ये फिक्स है। इसको हाइफ्लेक लिमिट बोलते हैं। कोई सेल 15 बार डिवाइड होगी अपनी लाइफ में, कोई 20 बार डिवाइड होगी, कोई 50 बार डिवाइड होगी। और जितने डिवीजन हो जाएंगे उसके बाद में वो सेल बूढ़ी हो जाती है, उसका डिवीजन रुक जाता है और उसका अरेस्ट हो जाता है और लास्ट में उस सेल्स की डेथ हो जाती है। तो सेल यदि स्लोली डिवाइड हो रही है तो ये एक फ़ायदे का इंडिकेशंस हैं, और इसमें एजिंग का जो प्रोसेस होगा वो भी स्लो हो जाता है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस न्यूक्लियस के बारे में। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको मैं डिटेल में आपसे डिस्कस करूँगा। तो इसके बाद में इसकी जो मेन जो पार्ट है दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। हाँ, अब इसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। तो केंद्र की संरचना में 4 मुख्य भाग होते हैं, या स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। हाँ, इसका जो सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कैरियोथीका। तो केंद्र के सबसे बाहर जो आवरण होता है इसको केंद्रक झिल्ली के नाम से जाना जाता है। हाँ, इसका जो सेकंड जो पार्ट है, इसके केंद्र के अंदर भरा हुआ जो पदार्थ है, जो मैट्रिक्स है, जो फ्लूइड है, इसको कैरियोप्लाज्म के नाम से या न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज कैरियोप्लाज्म। और तीसरी जो रचना है इस कैरियोप्लाज्म में जो नेटवर्क होता है उस नेटवर्क को क्रोमेटिन के नाम से जाना जाता है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज क्रोमेटिन। और इस केंद्र के अंदर एक और स्पेरिकल स्ट्रक्चर होती है जिसको केंद्रिका या न्यूक्लियोलस के नाम से जाना जाता है। तो एक फुली डेवलप्ड इंटरफेस न्यूक्लियस में आपको केंद्र की यदि स्टडी करनी हो तो सेल डिवीजन की इंटरफेज स्टेज सबसे बढ़िया है। यदि क्रोमोसोम की स्टडी करनी हो तो मेटाफेज स्टेज सबसे बढ़िया है, क्योंकि इंटरफेज स्टेज जो होते हैं उसमें केंद्रक प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, क्रोमेटिन का जाल होता है। लेकिन जो ही सेल डिवाइड होना स्टार्ट होगी इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिजोल्व हो जाती है और क्रोमेटिन जो होता है वो क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए न्यूक्लियस की स्टडी करनी हो इंटरफेज स्टेज इज मोर सूटेबल, और क्रोमोसोम की स्टडी यदि करनी हो तो मेटाफेज स्टेज इज मोर सूटेबल। तो ये जो
डायग्राम मैंने यहाँ शो किया है, ये इंटरफेस न्यूक्लियस का डायग्राम है। और इस संरचना में 4 मुख्य पार्ट है, केंद्रक झिल्ली, इसके बाद है कैरियोप्लाज्म, इसके बाद है क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस। इस फिगर में आप देख रहे हो सबसे बाहरी जो आवरण है दोहरी झिल्ली का, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है मैट्रिक्स के रूप में, ये कैरियोप्लाज्म है या न्यूक्लियोप्लाज्म है। इसमें ये जो फिलामेंट स्ट्रक्चर हैं ये क्रोमेटिन्स हैं, और ये जो पार्ट है इसके अंदर केंद्रिका दिखा है। तो इन सभी को मैं एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करूँगा। फर्स्ट पार्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केंद्रक जो होता है ये दोहरी झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। सेल के अंदर कई ऑर्गेनेल ऐसे हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे हैं, जैसे लाइसोसोम है। कई स्ट्रक्चर ऐसी है जो डबल मेम्ब्रेन से घिरी हुई है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है। कई स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें मेम्ब्रेन होती नहीं है, जैसे राइबोसोम्स हैं। तो यहाँ पर केंद्रक झिल्ली जो होती है ये डबल प्रकार की होती है, और इसमें बाहरी झिल्ली जो होती है इसको ONM, यहाँ पर मैं शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ONM मीन्स आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और भीतरी झिल्ली जो होती है इसको रिप्रेजेंट करेंगे INM या इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये बाहरी झिल्ली है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या एक्टोकैरियोथिका, और ये भीतरी झिल्ली है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे INM इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या एंडोकैरियोथिका। अब बाहरी झिल्ली जो होती है इसके साथ कई बार क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसके साथ कंटिन्यूस रहती है। कई बार गोल्जी बॉडी की जो सिस्टर्नी होती है वो इसके साथ कनेक्टेड रहती है, और आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है। इसलिए इसकी जो आउटर सरफेस जो होती है केंद्र की, ये कई बार प्रोटीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर कई बार जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है ETS, वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसलिए आउटर मेम्ब्रेन ATP प्रोडक्शंस में भी इम्पॉर्टेंट है। अब इन दोनों झिल्लियों के बीच का जो खाली स्पेस है ये कहलाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज़ कॉल्ड एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और इसके अंदर अपर्चर्स प्रेजेंट है। केंद्र के अंदर केंद्रक छिद्र होते हैं, और छिद्र की स्ट्रक्चर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी झिल्ली का ये डिटेल पार्ट जैसे यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है। दिस इज़ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये बाहरी झिल्ली है या एक्टोकैरियोथिका। ये भीतरी झिल्ली है, इसको बोलते हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या एंडोकैरियोथिका। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का ये जो खाली स्पेस है ये कहलाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब जहाँ जहाँ केंद्र के छिद्र होंगे वहाँ पर क्या होगा, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये दोनों कंटिन्यूस हैं। बाहरी झिल्ली पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, इस कारण ये छोटे जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं उनका ये सिंथेसिस करने में कैपेबल है। और भीतरी झिल्ली जो होती है इस पर एक झालर के समान, यहाँ पर जो नीले रंग में मैंने ये लाइनदार जो स्ट्रक्चर दिखाई है, ये झालरदार जो रचना है ये कहलाती है फाइब्रस लेमिना। दिस इज कॉल्ड एज फाइब्रस लेमिना। फाइब्रस लेमिना जो होती है इसके अंदर दो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स पाए जाते हैं। एक तो लेमिनिन A प्रोटीन होता है, एक लेमिनिन B प्रोटीन्स होता है। और फीमेल में जो बार बॉडी जो होती है, बार बॉडी इस फाइब्रस लेमिना के द्वारा अटैच रहती है। तो एक तरह से ये अटैचमेंट के लिए एक मेम्ब्रेन प्रोवाइड करती है, एक तरह से ये सरफेस प्रोवाइड करती है। अब इस अपर्चर की स्ट्रक्चर है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी टिपिकल है। तो ये स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर मैं आपको डिटेल में जैसे बताऊँगा। जितने भी केंद्रक में छिद्र होंगे उन छिद्रों में एकदम बीच में एक कणिका पाई जाती है, इसको बोलते हैं सेंट्रल ग्रैन्यूल। यहाँ पर मैं स्पेस कम होने से इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, CG का अर्थ है सेंट्रल ग्रैन्यूल। इसके अलावा अपर्चर में ऊपर 8 कणिकाएँ होती है एक रिंग के रूप में, इनको एन्युलर कणिकाओं के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसको मैंने AG के नाम से रिप्रेजेंट किया है, AG एन्युलर ग्रैन्यूल। इसके अलावा इस अपर्चर के बीच में परिधि में विषुवत रेखीय जो
एरिया है वहाँ पर 8 कणिकाएँ होती है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल ग्रेन्यूल। तो एक न्यूक्लियर अपर्चर में 3 तरह की कणिकाएँ होगी, एन्युलर ग्रेन्यूल, इक्वेटोरियल ग्रेन्यूल और सेंट्रल ग्रेन्यूल। यहाँ पर सेंट्रल ग्रेन्यूल जो है इसकी संख्या 1 होती है, प्रत्येक छिद्र में 1। इक्वेटोरियल जो कणिकाएँ होती है इसकी संख्याएं हमेशा 8 पाई जाती है, और एन्युलर कणिकाएं जो होती है इनकी संख्या 16 होती है, क्योंकि 8 ग्रेन्यूल आउटर सरफेस की तरफ है, 8 ग्रेन्यूल इनर सरफेस की तरफ है। तो यहाँ पर एन्युलर जो कणिकाएं हैं इनकी संख्या होती है 2 × 8 बराबर 16। इसलिए एक केंद्र के एक छिद्र में कुल मिला के 25 कणिकाएं, 8 दूनी 16 प्लस 8 24 प्लस 1 25। तो जितने भी न्यूक्लियर अपर्चर होंगे, एक टिपिकल न्यूक्लियर अपर्चर जो होता है एन्युलस टाइप का होता है, उसके अंदर 25 ग्रेन्यूल्स पाई जाती है, एक सेंट्रल ग्रेन्यूल, 8 इक्वेटोरियल ग्रेन्यूल और 16 एन्युलर कणिकाएँ, जिसमें 8 कणिकाएँ अपर सरफेस की तरफ, 8 कणिकाएँ लोअर सरफेस की तरफ। अब ये जितनी भी ग्रेन्यूल्स होती है ये आपस में कनेक्टिव फिलामेंट्स के द्वारा जुड़ी रहती है। तो जो फिलामेंट सेंट्रल ग्रेन्यूल को एन्युलर ग्रेन्यूल से जोड़ते हैं, इन फिलामेंट को जो फिलामेंट सेंट्रल ग्रेन्यूल को इक्वेटोरियल कणिकाओं से जोड़ते हैं, इनको इक्वेटोरियल फिलामेंट के नाम से जाना जाता है। तो 8 इक्वेटोरियल कणिकाएं हैं, 8 इसके अंदर इक्वेटोरियल फिलामेंट होंगे। इसी तरह सेंट्रल ग्रेन्यूल को एन्युलर ग्रेन्यूल से जोड़ने वाले जो तंतु हैं ये कहलाता है इनर 4 फिलामेंट। तो 8 इनर 4 फिलामेंट अपर सरफेस की तरफ है, 8 इनर 4 फिलामेंट लोअर सरफेस की तरफ है। तो केंद्रीय कणिकाओं को एन्युलर कणिकाओं से जोड़ने वाले जो तंतु होंगे ये कहलाते हैं इनर 4 फिलामेंट। अब इसके अलावा जो एन्युलर कणिकाएं हैं इससे बाहर की तरफ फिलामेंट्स निकले रहते हैं, ये फिलामेंट कहलाते हैं एक्सियल फिलामेंट। तो 8 एक्सियल फिलामेंट ऊपर है, 8 एक्सियल फिलामेंट नीचे हैं। अब इसमें टोटल फिलामेंट कितने हो गए? 8 एक्सियल फिलामेंट ऊपर, 8 एक्सियल फिलामेंट नीचे, तो 8 + 8 16। इसके अलावा 8 इनर 4 फिलामेंट ऊपर, 8 इनर 4 फिलामेंट नीचे, तो 16 और 16 32। इसके अलावा 8 इसके अंदर होते हैं इक्वेटोरियल फिलामेंट, 32 और 8 40। तो ये एक न्यूक्लियस के अपर्चर में टोटल 40 फिलामेंट है। इन 40 फिलामेंट में 8 इक्वेटोरियल फिलामेंट हो गए, 16 इनर 4 फिलामेंट हो गए और 16 इसके अंदर एक्सियल फिलामेंट हो गए। तो ये एक केंद्र के छिद्र की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने प्रदर्शित की है। अब केंद्रक झिल्ली का कंपोजिशन यदि देखें, केमिकल कंपोजिशन में साथ साथ में ले रहा हूँ, अलग से मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, चाहे तो अलग से भी डिस्कस कर सकते हैं। केंद्रक झिल्ली के केमिकल कंपोजिशन, कैरियोप्लाज्म का केमिकल कंपोजिशन, केंद्रिका की केमिकल कंपोजिशन, लेकिन यहाँ पर मैं साथ साथ साइमल्टेनियस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है कि प्रोटीन मिलता है लगभग 70%, इसके अंदर लिपिड मिलती है लगभग 12 से 15%, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मिलता है लगभग 1%। इसके अलावा इसमें डीएनए और आरएनए की बहुत कम मात्रा पाई जाती है। जो डीएनए और आरएनए है वो गुणसूत्रों में ज़्यादा प्रेजेंट होता है, केंद्रक झिल्ली में इतना प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा इसमें एटीपीएज एंजाइम पाया जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज, क्योंकि आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं और आउटर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी पाया जाता है। इसलिए एटीपी प्रोडक्शन से रिलेटेड, एटीपी के डिसइंटीग्रेशन से संबंधित जो एंजाइम है एटीपीएज, वो भी इस आउटर मेम्ब्रेन्स में पाया जाता है। अब क्वेश्चन है कि इस केंद्रक झिल्ली का फंक्शंस क्या होगा। अब जितने भी गुणसूत्र हैं उसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, गुणसूत्र के अंदर डीएनए प्रेजेंट है, तो जितना भी जेनेटिक मटेरियल होगा, आनुवंशिक पदार्थ होगा, उसकी सुरक्षा का कार्य केंद्रक झिल्ली का होता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं दैट इज प्रोटेक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, प्रोटेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो केंद्र के अंदर जितना भी डीएनए है, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, उसकी सुरक्षा का जिम्मा
इस केंद्रक झिल्ली का होता है। अब इस केंद्रक झिल्ली में आप देख रहे हो अपर्चर्स भी हैं, केंद्रक झिल्ली के साथ अंतःप्रदेश जालिका भी जुड़ी है। अब अपर्चर्स हैं तो डेफिनेटली इसमें आयनों और अणुओं का इसके अंदर फ्लो होता है। तो यहाँ पर जो एक्सचेंज का जो फंक्शंस है, यानी विनिमय का जो फंक्शंस है, ट्रांसपोर्टेशन का जो फंक्शंस हैं, वो भी इस केंद्रक झिल्ली के द्वारा संपादित होता है। तो केंद्रक और साइटोप्लाज्म के बीच में होने वाला जो विनिमय है, एक्सचेंज है, ये भी इस केंद्रक झिल्ली के द्वारा परफॉर्म होता है। इसके अलावा ये अटैचमेंट साइट भी प्रोवाइड करती है। अटैचमेंट साइट किसके लिए? जैसे केंद्रक झिल्ली के बाहर देखो तो ये राइबोसोम्स के लिए अटैचमेंट साइट प्रोवाइड कर रही है। भीतरी तरफ आप देखो तो इसमें फाइब्रस लेमिना है, जो कि बार बॉडीज़ वाले जो गुणसूत्र होंगे, विशेषकर लेडीज़ में एक एक्स गुणसूत्र है वो निष्क्रिय होता है, जिसको बार बॉडी बोलते हैं, और बार बॉडी जो होती है वो इस फाइब्रस लेमिना के साथ अटैच होती है। तो केंद्रक झिल्ली अटैचमेंट का भी फंक्शंस करती है। इट परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ अटैचमेंट और इट प्रोवाइड द साइट ऑफ अटैचमेंट फॉर राइबोसोम्स एंड बार बॉडीज। और इसके अलावा इसमें ETS सिस्टम भी होता है। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसमें इतना एफिशिएंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी ये ATP के प्रोडक्शंस में कैपेबल है। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी हो सकता है। तो केंद्रक झिल्ली के द्वारा 4 ये इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो संपादित किए जाते हैं। एक तो जेनेटिक मटेरियल की प्रोटेक्शंस, आयनों और अणुओं का विनिमय, और राइबोसोम्स और बार बॉडीज़ के अटैचमेंट के लिए सतह प्रोवाइड करना, और ETS के फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करना। अब सेकंड जो कंपोनेंट है इसका, दैट इज कैरियोप्लाज्म। कैरियोप्लाज्म, इसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकते हैं। केंद्रक में भरा हुआ तरल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। जो पूरी सेल में जो तरल है वो तो प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाएगा, और प्रोटोप्लाज्म के 2 पार्ट हो जाएंगे। केंद्र के बाहर जो प्रोटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है, और केंद्र के अंदर जो तरल है वो कैरियोप्लाज्म कहलाता है। तो साइटोप्लाज्म प्लस कैरियोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। अब पूरे केंद्र के अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है, ये होमोजेनस टाइप का होता है, समंगी प्रकार का होता है, और इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ आपसे मैं शेयर करूँगा। तो इस कैरियोप्लाज्म में जो मेन जो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है दैट इज़ प्रोटीन। और ये जो केंद्रक में जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन्स भी 2 तरह की होती है। एक तो अम्लीय प्रकार की या एसिडिक प्रोटीन, जिसमें फॉस्फोप्रोटीन है जैसे, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन है ये होती है क्षारीय प्रकार की, दैट इज़ बेसिक प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन भी यहाँ पर 2 प्रकार की मिलेगी, एक तो हिस्टोन के रूप में, और दूसरी होती है प्रोटेमिन के रूप में। अब यहाँ पर हिस्टोन और प्रोटेमिन, इन दोनों में एमिनो एसिड्स अलग अलग प्रकार के देखने को मिलेंगे। और हिस्टोन प्रोटीन जो होती है ये भी मुख्यतया 5 प्रकार की होती है, जिसमें H1, H2A, H2B, H3, H4 और H5। इसमें H5 जो होती है ये RBC में पाई जाएगी। RBC में भी कब? बिफोर डिफरेंशिएशन, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस हो जाएगा और इरिथ्रोब्लास्ट जब इरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट होती है, उसके बाद में RBC का केंद्रक बाहर निकल जाता है। तो बिफोर डिफरेंशिएशन RBC के न्यूक्लियस में 6 तरह की हिस्टोन्स मिलेगी, लेकिन RBC के अलावा जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें ये 5 हिस्टोन्स पाई जाती है, H1, H2A, H2B, H3, H4। हाँ, इसके अलावा इसमें न्यूक्लिक एसिड
है, क्योंकि केंद्र के अंदर मेन न्यूक्लिक एसिड ही होता है और न्यूक्लिक एसिड्स में इसके अंदर प्रेजेंट है डीएनए और आरएनए, क्योंकि डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन की प्रॉपर्टीज होती है और डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए भी बनाता है, टीआरएनए भी बनाता है, आरआरएनए भी बनाता है। उसके बाद में ये न्यूक्लियर अपल्स के द्वारा साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। हाँ, इसके अलावा इसमें जितने भी एंजाइम्स हैं, एंजाइम की भी पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। डीएनए रेप्लिकेशन के जितने भी एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज वो केंद्रक में देखने को मिलेगा। ट्रांसक्रिप्शन के जितने भी एंजाइम हैं वो इसके अंदर देखने को मिलेंगे। डीएनए रिपेयरिंग के जितने भी एंजाइम हैं वो इसमें देखने को मिलेंगे। एटीपीएज इसमें देखने को मिलेगा। कोएंजाइम भी इसमें पाए जाता है। तो एंजाइम पे एक पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक अलग से व्याख्यान बनता है, क्योंकि एमएससी में तो एक क्वेश्चंस भी आता है, राइट एन एसे ऑन एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन मेन एंजाइम इसमें डीएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। इसके अलावा डीएनए रिपेयरिंग के जितने भी एंजाइम हैं वो यहाँ पाए जाएंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन्स हैं जो रेप्लिकेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। कुछ कंटेंट इसमें लिपिड की होती है, लिपिड। इसके अलावा इसमें कुछ मिनरल्स भी हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है। इसके अलावा डबल वैलेंसी वाले भी हैं, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। तो ये एक शॉर्ट में केमिकल कंपोजिशन इस कैरियोप्लाज्म का। अब यहाँ पर ये जो प्रोटीन है और डीएनए है ये मिलके न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये मैं इसके तीसरे कंपोनेंट में, अब इसका जो तीसरा जो पार्ट है क्रोमेटिन, इसमें मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो केंद्र का तीसरी जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज़ क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन, केंद्रक में जो क्रोमेटिन होती है ये दो टाइप की होती है। एक तो यू क्रोमेटिन, यू का अर्थ है ट्रू, यू क्रोमेटिन, और दूसरी होती है इसके अंदर हेटेरोक्रोमेटिन, यू क्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। अब यहाँ पर यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन में डिफरेंस क्या होगा? यू क्रोमेटिन जो होती है इसके अंदर क्या होगा, डीएनए ज़्यादा होता है, प्रोटीन कम होती है। हेटेरोक्रोमेटिन जो होती है इसके अंदर डीएनए कम होता है, प्रोटीन ज़्यादा होती है। तो एक तो ये बेसिक डिफरेंस है यू क्रोमेटिन में, हेटेरोक्रोमेटिन में। इन यू क्रोमेटिन डीएनए इज मोर, प्रोटीन इज लेस, बट इन केस ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन डीएनए इज लेस एंड प्रोटीन इज मोर। इसके अलावा यू क्रोमेटिन जो होती है ये एक्टिव होती है, यानी यू क्रोमेटिन डीएनए का रेप्लिकेशन भी कर सकती है, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन भी कर सकती है, प्रोटीन सिंथेसिस में भी पार्टिसिपेट करती है। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इसके अंदर आरएनए बनेंगे और ये आरएनए मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म में जाके प्रोटीन सिंथेसिस भी करते हैं। तो यहाँ पर यू क्रोमेटिन है ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, रेप्लिकेशन की दृष्टि से एक्टिव है। लेकिन हेटेरोक्रोमेटिन जो होती है इसके अंदर रेप्लिकेशन तो हो जाएगा, क्योंकि प्रोकैरियोट के केस में तो रेप्लिकेशन में तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यूकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियोसोम नामक रचना ही होती है, तो वहाँ पर रेप्लिकेशन का प्रोसेस थोड़ा अलग तरह का होगा। तो हेटेरोक्रोमेटिन में भी प्रतिलिपिकरण तो होगा, लेकिन पहले रेप्लिकेशन यू क्रोमेटिन में होता है और यू क्रोमेटिन का जब रेप्लिकेशन हो जाता है उसके बाद में हेटेरोक्रोमेटिन में रेप्लिकेशन होता है। और हेटेरोक्रोमेटिन जो होती है ये ट्रांसक्रिप्शन की दृष्टि से इतनी सक्रिय नहीं होती है। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है वो यू क्रोमेटिन है और हेटेरोक्रोमेटिन है ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। अब हेटेरोक्रोमेटिन जो है ये भी दो टाइप की देखने को मिलेगी। एक तो फैकल्टेटिव, और दूसरी जो टाइप है वो इसमें होती है ऑर्गेनाइजर टाइप।
तो हेटेरोक्रोमेटिन दो तरह की होगी, एक तो फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन, दूसरी होगी ऑर्गेनाइजर टाइप की हेटेरोक्रोमेटिन। अब फैकल्टेटिव जो हेटेरोक्रोमेटिन है ये क्या है, टेम्परेरी टाइप की है। जैसे लेडीज़ के अंदर 44 जैसे ऑटोसोम्स होते हैं, एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम होता है XX, लेकिन लेडीज़ में क्या होगा, दोनों X क्रोमोसोम एक्टिव नहीं है। फीमेल के अंदर क्या होगा, एक X क्रोमोसोम जो होता है वो निष्क्रिय हो जाता है, और निष्क्रिय होता है तो उसको फिर बार बॉडी बोलते हैं। लेकिन यही बार बॉडी वाला क्रोमोसोम जब फर्टिलाइजेशन के दौरान यदि मेल के अंदर चला जाता है तो वहाँ पर ही एक्टिव हो जाता है। तो टेम्परेरी इनएक्टिवेशन जो होता है वो क्रोमेटिन फैकल्टेटिव क्रोमेटिन के नाम से जानी जाती है। और फीमेल के अंदर जैसे बार बॉडी, यहाँ पर जैसे XX के रूप में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर रेड कलर में जो X है ये बार बॉडी है, और वाइट कलर में जो X दिखाया है ये नॉर्मल X क्रोमोसोम है। तो फीमेल में एक X गुणसूत्र जो होता है वो निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, और इसलिए फीमेल के अंदर क्या होगा, प्रोटीन की जो संख्या है वो नर की तुलना में कम होती है। अब इस X क्रोमोसोम में जितने भी जीन हैं, मान लीजिए इस X क्रोमोसोम पे 500 जीन हैं, तो इन 500 जीन से बनने वाले 500 प्रोटीन्स फीमेल के अंदर नहीं पाए जाएंगे, जबकि नर में प्रोटीन की क्वालिटी ज़्यादा होती है, क्वांटिटी ज़्यादा होती है। फीमेल के अंदर प्रोटीन की संख्या कम होती है। उसका मेन कारण क्या है, फीमेल के अंदर एक X क्रोमोसोम पूर्णतया निष्क्रिय हो जाता है, और इसको बार बॉडी के नाम से जाना जाता है। और ये बार बॉडी मेम्ब्रेन की जो फाइब्रस लेमिना होती है इसके साथ अटैच रहती है। तो कई बार सेल में न्यूक्लियस को स्टेन भी करते हैं, जैसे बाल को उपाड़ के बाल की फॉलिकल को स्टेन करते हैं, और हाई पावर के माइक्रोस्कोप में यदि देखें तो केंद्रक में यदि प्लाज्मा झिल्ली के जस्ट नीचे यदि गहरा स्पॉट यदि दिखाई दे रहा है, इट मीन्स ये बार बॉडी है। इसके अलावा हेटेरोक्रोमेटिन जो होगी ये गहरे रंग से अभिरंजित होती है, यूक्रोमेटिन जो होती है ये हल्के रंग से अभिरंजित होती है। तो ये इसका मेन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका क्रोमेटिन का। क्रोमेटिन दो टाइप की होगी, यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन के अंदर DNA ज़्यादा है, प्रोटीन्स कम है। हेटेरोक्रोमेटिन में DNA कम है, प्रोटीन्स ज़्यादा है। और हेटेरोक्रोमेटिन भी दो टाइप की है, फैकल्टेटिव और ऑर्गेनाइजेशन। फैकल्टेटिव है ये टेम्परेरी होती है, इसमें निष्क्रिय हो गया गुणसूत्र लेकिन टेम्परेरी। जबकि ऑर्गेनाइजर में क्या होगा, ऑर्गेनाइजर हेटेरोक्रोमेटिन है ये निष्क्रिय होती है कंप्लीटली। जैसे गुणसूत्र में सेंट्रोमियर के चारों ओर का जो पार्ट है ये हमेशा निष्क्रिय होता है, ये हमेशा लिंकेज प्रदर्शित करता है। इसमें रेप्लिकेशन तो हो सकता है लेकिन ये ट्रांसलेशंस नहीं करेगा, इसमें म्यूटेशन की संभावना भी बहुत कम होती है। इसी तरह क्रोमोसोम में जो सेकेंडरी ऑर्गेनाइजर जो होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि जहाँ पर सेंट्रोमियर है वो तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के अलावा जो संकीर्णन मिलते हैं गुणसूत्र में जिसको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के नाम से जाना जाता है। सो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वाला जो एरिया है वो भी एक प्रकार का निष्क्रिय रीजन होता है, इनएक्टिव रीजन होता है, और वो भी ऑर्गेनाइजर टाइप का भी होता है। तो ये इसका एक बेसिक इसकी क्लासिफिकेशन है। अब ये DNA और हिस्टोन ये मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम नामक रचनाएं। तो न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स में तो नहीं पाई जाती है लेकिन यूकैरियोट्स में पाई जाती है। अब एक न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, अब इसमें क्या होगा, 8 हिस्टोन होती है, 4 हिस्टोन ऊपर 4 हिस्टोन नीचे, और ये ऊपर 4 हिस्टोन कौन सी है, H2A, H2B, H3, H4, यानी 4 हिस्टोन प्रोटीन होगी, H2A, H2B, H3, H4, और यही 4 प्रोटीन नीचे होती है। तो 4 प्रोटीन ऊपर है, 4 प्रोटीन नीचे हैं, ये ऑक्टामर हो गया एक तरह का। अभी ये जो 8 हिस्टोन है इसके चारों ओर क्या होगा, DNA लिपटा हुआ रहता है। तो 8 हिस्टोन और इसके चारों ओर लिपटा हुआ DNA, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, न्यूक्लियोसोम। तो 8 हिस्टोन सराउंडेड बाई DNA इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। अब पूरे गुणसूत्र के अंदर जब DNA क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है, क्योंकि क्रोमोसोम से क्रोमेटिन्स बनेंगे,
उसके बाद में क्रोमोनिमेटा बनेगा, क्रोमेटिड्स बनेंगे, लास्ट में क्रोमोसोम्स बनेगा। तो डीएनए जब क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पर कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो 8 हिस्टोन के चारों ओर लिपटा हुआ डीएनए, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? न्यूक्लियोसोम। और इस तरह के सैकड़ों न्यूक्लियोसोम एक पूरे डीएनए के अंदर रेगुलर इंटरवल से प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये पहला न्यूक्लियोसोम, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम, इसके बाद ये चौथा न्यूक्लियोसोम। और 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए होता है इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। न्यूक्लियोसोम में लिपटा हुआ जो डीएनए होता है इसको बोलते हैं रैपिंग डीएनए, यानी लिपटा हुआ डीएनए। तो 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए फिलामेंट प्रेजेंट होगा इसको लिंकर डीएनए के नाम से जाना जाता है। और इस लिंकर डीएनए से H1 हिस्टोन जुड़ी रहती है। इस H1 का जुड़ना या हटना ये बहुत मायने रखता है। जब तक H1 हिस्टोन जुड़ी हुई है, न्यूक्लियोसोम इनएक्टिव है, जीन इनएक्टिव है, जीन में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशंस नहीं होगा। और जो ही H1 हिस्टोन हटी, न्यूक्लियोसोम में लिपटा हुआ जो डीएनए होता है वो खुल जाता है, और खुलते ही गुणसूत्र के अंदर लूप बन जाते हैं, बाल्बियन रिंग्स बन जाती है। और ये लूप बन गए इसका मतलब जीन एक्टिव हो गया। और कई बार अंडों के अंदर oogenesis में तो इस परिघटना को जीन एम्प्लीफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी बिना माइटोसिस के सक्रिय जीन की संख्या में वृद्धि। तो जब तक न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट है इट मीन्स जीन निष्क्रिय है। और जो ही न्यूक्लियोसोम रचना खत्म हुई, लिपटा हुआ डीएनए क्या होगा? लूप के अंदर खुल जाएगा। अब लूप के अंदर कन्वर्ट हो गया तो वो फिर ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए बना सकता है। तो ट्रांसक्रिप्शन एम्प्लीफिकेशन देखने को मिलता है, जीन एम्प्लीफिकेशन देखने को मिलता है। तो ये एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो H1 हिस्टोन जब तक जुड़ी है, पूरे जीनोम, पूरा जीन है वो निष्क्रिय है। H1 हिस्टोन हटते ही जीन सक्रिय होगा। तो अपने बॉडी में ये फिनोमेनन चलता रहता है निरंतर। जीन का स्विच ऑफ होता है, जीन का स्विच ऑन होता है। अब जीन का स्विच ऑन हो गया इट मीन्स H1 हिस्टोन हट गई है। जीन का स्विच ऑफ हो गया इट मीन्स H1 प्रोटीन है वो लिंकर डीएनए से अटैच हो गई है। तो ये फिनोमेना है। यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन में बदल सकती है, हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन में बदल सकती है। ये फिनोमेनन अपनी बॉडी के अंदर, गुणसूत्र के अंदर निरंतर है वो चलते रहते हैं। अब इसका जो लास्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है स्ट्रक्चर, दैट इज न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। तो प्रत्येक न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होती है। और केंद्रिका की खोज सबसे पहले फोंटाना नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने की थी। न्यूक्लियोलस वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटाना। अब क्वेश्चन है कि एक केंद्रक में केंद्रिकाएं कितनी होगी? हाउ मैनी न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट इन ए सिंगल न्यूक्लियस? अब इसके लिए एक बेसिक कंसेप्ट है, एक जीनोम के पीछे एक केंद्रिका होती है। मान लीजिए केंद्रक यदि हैप्लॉइड हो, इफ न्यूक्लियस इज हैप्लॉइड, तो इसके अंदर एक केंद्रिका देखने को मिलेगी। यदि सेल डिप्लॉइड है तो इसमें 2 न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगी। सेल यदि ट्रिप्लॉइड है तो इसके अंदर 3 न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगी। यानी बेसिक कंसेप्ट है, एक जीनोम के पीछे एक न्यूक्लियोलस। लेकिन कई बार एक्सेप्शंस भी देखने को मिलेंगे, जैसे oocyte जो होते हैं, जैसे बर्ड्स के जो oocyte हैं, एम्फीबियन के oocyte है। अब oocyte की सेल हालांकि डिप्लॉइड है, हिसाब से उसमें 2 केंद्रिका प्रेजेंट होनी चाहिए, लेकिन मेंढक के oocyte में देखा है कि उसके अंदर सैकड़ों की संख्या में केंद्रिका प्रेजेंट होती है। लेकिन फिर भी एक जनरल कंसेप्ट है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ जीनोम। सिंगल जीनोम है 1 न्यूक्लियोलस, 2 जीनोम है 2 न्यूक्लियोलस, 3 जीनोम है 3 न्यूक्लियोलस। यानी हैप्लॉइड सेल है तो सिंगल न्यूक्लियोलस, डिप्लॉइड सेल है 2 न्यूक्लियोलस, ट्रिप्लॉइड सेल है 3 न्यूक्लियोलस। हाँ, इसके अलावा इसमें साइज, केंद्रिका का आकार कितना होगा, तो साइज के लिए सीधा सा कंसेप्ट होता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी हैप्लॉइड सेल है
तो केंद्रिका छोटी होगी, डिप्लॉइड सेल है केंद्रिका बड़ी होगी, पॉलीप्लॉइड सेल है केंद्रिका और बड़ी होगी। तो गुणसूत्रों के सेट कितने हैं, जीनोम कितने हैं, उस पर न्यूक्लियोलस की साइज जो होती है वो डिपेंड करती है। अब एक कोशिका में, एक न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस की जो टाइप है वो 3 प्रकार की न्यूक्लियोलस सेल के अंदर ऑब्जर्व की गई है, जिसमें एक तो होती है प्लाज्मासोम, फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूक्लियस, is called plasmasome। सेकेंड टाइप की जो न्यूक्लियोलस है ये कहलाती है कैरियोसोम। इसको ओगाटा के नाम से भी जाना जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओगाटा। और कई बार क्या होता है, ये दोनों न्यूक्लियोलस है ये आपस में फ्यूज हो जाती है, इनका फ्यूजन भी देखने को मिलता है। और जब इन दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन जब हो जाता है तो उससे बनने वाली जो केंद्रिका होती है इसको बोलते हैं एम्फीन्यूक्लियई, इट इज कॉल्ड एज एम्फीन्यूक्लियई। तो एक न्यूक्लियस के अंदर 3 तरह की न्यूक्लियोलस है वो प्रेक्षित की जा सकती है। और ये जो नोमेनक्लेचर है ये इनकी पीएच की बेसिस पे रखा गया है। तो यहाँ पर जो प्लाज्मासोम होती है ये एसिडिक नेचर की होती है, अम्लीय प्रकृति की, यानी इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी एमिनो एसिड्स हैं वो अम्लीय प्रकृति के हैं, इनकी पीएच वैल्यू कम होती है। और कैरियोसोम जो होती है ये बेसोफिलिक होती है, ये क्षारीय प्रकृति की है, यानी इसके अंदर जो एमिनो एसिड्स होंगे या जो प्रोटीन्स होंगे उसके अंदर ऐसे प्रोटीन, ऐसे एमिनो एसिड हैं जो बेसिक नेचर के, यानी उसमें एमिनो ग्रुप ज़्यादा है, एसिडिक ग्रुप कम है। जबकि प्लाज्मासोम के अंदर ऐसे प्रोटीन्स मिलेंगे जिनके अंदर एमिनो एसिड में एसिडिक ग्रुप ज़्यादा है, एमिनो ग्रुप कम है। और इन दोनों के फ्यूज़न से जो हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर बनती है ये कहलाती है एम्फीन्यूक्लियई। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है एक न्यूक्लियोलस की, इसके अंदर मेनली 3 पार्ट जैसे देखने को मिलेंगे। ये केंद्रिका का डायग्राम मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। इसका परिधि वाला जो भाग है ये तो कहलाता है पेरी न्यूक्लियोलर मैटेरियल। इसमें राइबोसोम की कणिकाएँ मिलेगी, क्योंकि केंद्रिका जो होती है वो मेनली राइबोसोमल आरएनए से संश्लेषण से संबंधित हैं, राइबोसोम की फॉर्मेशन से संबंधित हैं। और इसमें जो फिलामेंट दिखाएं ये आरएनए के फाइबर्स होते हैं। और इसका बीच का जो मैट्रिक्स होती है, आधात्री होती है, इसको पार्स एमोर्फा के नाम से जाना जाता है। तो एक जो बेसिक जो केंद्रिका है उसके अंदर मेनली 3 भाग है इसमें। फर्स्ट पार्ट तो इसमें हो गया एमोर्फस मैट्रिक्स, इसको मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट इज एमोर्फस मैट्रिक्स। सेकेंड स्ट्रक्चर है इसमें ग्रेनुलर जोन। और तीसरा पार्ट इसमें होता है फाइब्रिलर जोन। फाइब्रिलर जोन। अब यहाँ पर फाइब्रिलर जोन जो है ये विशेषकर राइबोसोमल आरएनए के फिलामेंट को रिप्रेजेंट करता है। ग्रेनुलर जोन जो होता है ये राइबोसोम की प्रीकर्सर ग्रेन्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। और एमोर्फस जोन जो होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट आधात्री मैट्रिक्स या होमोजेनस जो बैकग्राउंड है, सब्सटेंस है, उसको रिप्रेजेंट करता है। और केंद्रिका में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, इसमें कोई मेम्ब्रेन्स नहीं है। और इसके अंदर साइकिल भी पाई जाती है, क्योंकि ये प्रोफेज जैसे इंटरफेज स्टेज में तो क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लेकिन सेल जब
डिवाइड होती है तो प्रोफेज के स्टार्टिंग में ये जैसे विलुप्त हो जाएगी और टीलोफेज में आते थे ये वापस ये रीअपीयर हो जाती है। तो सेल के अंदर साइकिल देखने को मिलेगी, सेल साइकिल मिलती है, सेंट्रियोलर साइकिल मिलती है, न्यूक्लियोलर साइकिल मिलती है, क्रोमोसोम में भी साइकिल देखने को मिलती है। और ये सारी जो परिघटनाएं होती हैं ये फॉस्फोरिलेशन से रिलेटेड है। मॉलिक्यूल का फॉस्फोरिलेशन हो गया, डीफॉस्फोरिलेशन हो गया, तो क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है, क्रोमोसिन वापस क्रोमेटिन में कन्वर्ट होता है, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल में कन्वर्ट होता है, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम में कन्वर्ट होती है। केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो रही है, टीलोफेज में केंद्रक झिल्ली वापस बन रही है। तो पूरी सेल के अंदर आपको अलग अलग तरह की इंटरेस्टिंग साइकिल जो होती है वो देखने को मिलती है। और जितनी भी साइकिल है वो सेल डिवीजन से रिलेटेड है सारी, क्योंकि एक सेल डिवीजन में इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इंटरफेज के अंदर भी G1 फेज होती है, S फेज होती है, G2 फेज होती है। कई बार कोशिका शांत हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, हाइबरनेशंस में चली जाती है, उस केस में वहाँ पर G0 स्टेज है वो डेवलप हो जाती है। कैंसर की सेल का अलग तरह की सेल डिवीजन की प्रॉपर्टीज़ हैं, रेस्टिंग सेल की अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, हाइबरनेशन की सेल की अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये एक ब्रीफ में एक केंद्र की स्ट्रक्चर। और एक बार मैं फिर इसको एक बार रिप्रेजेंट कर दूं बहुत शॉर्ट में। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोलॉजी। केंद्र की संख्या अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग होती है। एन्यूक्लिएट भी होती है, मोनोन्यूक्लिएट भी होती है, बाइन्यूक्लिएट भी होती है, मल्टीन्यूक्लिएट भी होती है। प्लांट सेल में मल्टीन्यूक्लिएट को सिनोसाइट के नाम से जाना जाएगा, एनिमल सेल में इसको सिंसिशियल के नाम से जाना जाता है। इसकी आकृति है वो अलग अलग होती है, अंडाकार भी होता है, किडनी शेप भी होता है, दीर्घवर्ताकार भी होता है, इलोंगेटेड भी होता है, स्पिंडल शेप भी होता है। और इसकी जो इंडेक्स है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स वो होता है NP बराबर VN/VC - VN। और किसी भी डिफरेंशिएटेड सेल्स का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स हमेशा 0.7 होता है। ये रेशियो यदि 0.7 से कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इट मीन्स सेल की डिवीजन प्रॉपर्टीज़ है वो डिस्टर्ब हो रही है। हो सकता है नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो रही हो सकता है सेल वापस अनडिफरेंशिएटेड हो रही हो सकता है सेल वापस एम्ब्रियोनिक नेचर की हो रही हो। तो सेल डिवीजन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स के द्वारा प्रभावित होती है। और केंद्र की आकृति में 4 मेन पार्ट है। केंद्रक झिल्ली जिसको कैरियोथेका के नाम से भी जाना जाता है, और केंद्रक द्रव्य इसको कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। और इसमें उपस्थित क्रोमेटिन्स होती है। क्रोमेटिन भी यूक्रोमेटिन, हिट्रोक्रोमेटिन भी फैकल्टेटिव टाइप की, ऑर्गेनाइजर टाइप की, और इसके अंदर उपस्थित न्यूक्लियोलस। अब ओवरऑल फंक्शंस के अंदर का क्या होगा, क्योंकि सेल को कोशिका का कंट्रोलिंग सेंटर भी कहता है। आपने जितने भी व्याख्यान देखे उसमें देखा आपने हर ऑर्गेनेल के कोई निकनेम है। गोल्जी बॉडी के लिए जैसे ट्रैफिक पुलिस का नाम दिया, लाइसोसोम के लिए सुसाइड बैग का नाम दिया, राइबोसोम के लिए प्रोटीन फैक्ट्री का नाम दिया, न्यूक्लियस के लिए कंट्रोलिंग सेंटर का नाम दिया। तो सेल में जितनी भी उपापचय क्रियाएं होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होगी, उन सभी का नियंत्रण केंद्र के द्वारा होता है। अब क्वेश्चन है कि ये कंट्रोल कैसे होता है। इसको मैं यहाँ पर फ्लो चार्ट के रूप में जैसे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए केंद्रक है सपोज, हाँ, केंद्र के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स प्रेजेंट है। जीन्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उससे RNA बनता है। RNA में ट्रांसलेशन होता है तो इससे प्रोटीन्स बनते हैं। ये प्रोटीन स्ट्रक्चरल टाइप के भी हो सकते हैं, एंजाइमेटिक टाइप के भी हो सकते हैं, कैरियर टाइप के भी हो सकते हैं। तो जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स हैं, लेकिन जितने भी प्रोटीन्स हैं वो एंजाइम्स नहीं हैं। तो इन प्रोटीन में कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो एंजाइम का काम करते हैं। अब ये एंजाइम जो होंगे ये किसी न किसी उपापचय क्रियाओं को कंट्रोल कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है X और ये प्रोडक्ट इस एंजाइम की प्रेजेंस में Y प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस का जो कंट्रोल हो रहा है वो अल्टीमेटली किससे हो रहा है,
केंद्र के द्वारा। तो शरीर में जितनी भी उपापचय क्रियाएं होगी, चाहे वो कैटाबोलिज्म की हो, चाहे एनाबोलिज्म की हो, उनका अल्टीमेट कंट्रोल है वो केंद्रक से ही होता है। तो जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो एंजाइम से कंट्रोल होती है। एंजाइम है वो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए से होगा, आरएनए का संश्लेषण डीएनए से होगा, डीएनए जीन्स में प्रेजेंट है, जीन क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है और क्रोमोसोम केंद्रक में प्रेजेंट है। इसलिए केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र या कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। और जिस सेल्स में केंद्रक नहीं होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है, उसकी डिवीज़न की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो ये एक नेट सेल में आज का अपना व्याख्यान स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस एंड फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। इसी के साथ में हमारे विद्यालय की तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। I am highly thankful to you. I am highly grateful to you. Have a good day. Have a great day. Thank you very much.